गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7 ऑडिट सैम्पलिंग। आज हमारा वो खत्म हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी खत्म हो जाएगी और कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 कल वाली रिवीजन अभी कुछ नहीं कर रहे, जल्दी से टॉपिक खत्म करके रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 आपके पास है परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर एंड इवेलुएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर यानी कि जब आप सैम्पलिंग कर रहे हो 100 में से कितने आइटम्स हमने कल सिलेक्ट करी हुई थी, 60 आइटम जो आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, वो 60 आइटम्स कैसे चेक करोगे या कैसे सिलेक्ट करोगे। 60 आइटम सिलेक्ट करनी है और फिर उसको चेक करना है। द ऑडिटर शैल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टू पर्पस। तो सबसे पहले तो जो एप्रोप्रिएट होगा वाओ, है ना, कितना मुश्किल पॉइंट है। दूसरा, इफ द सेकंड वाले पॉइंट को लिखो, ये ट्रू फॉल्स में आता होता है। सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ द ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड आइटम, आपने कोई आइटम सिलेक्ट करी, उसके ऊपर आप प्रोसीजर लगा ही नहीं पा रहे, द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम। सर्कल कर दो ऑन रिप्लेसमेंट आइटम। आपने सैम्पलिंग के लिए यूनिट नंबर 1 उठाया, लेकिन उसके ऊपर सैम्पलिंग या जो आप चाहते थे वो लग नहीं रहा, तो यूनिट नंबर 2 उठा लो, कोई रिप्लेसमेंट वाली आइटम। इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर, दूसरे में क्या था कि किसी आइटम के ऊपर लग नहीं पा रही सैम्पलिंग। तीसरे में अनएबल टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर या suitable alternate procedure on selected items, auditor shall treat that item as a deviation in case deviation from control। अगर वो TOC लगा रहा है, कल अपन ने देखा था ना रिस्क में TOC और TOD, अगर TOC लगा रहा है तो कहेगा कंट्रोल में डेविएशन है, अगर TOD लगा रहा है तो मिस स्टेटमेंट है। तो ऑडिट प्रोसीजर में क्या चीज है आपके पास, ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले कैसे आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाना है सैम्पलिंग में, जो एप्रोप्रिएट हो। अगर आप नहीं लगा पा रहे किसी पर्टिकुलर आइटम पे तो रिप्लेसमेंट आइटम पे लगा दो। तीसरा, अगर आप अनएबल टू अप्लाई, अपना प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे पूरा का पूरा, अगर आप ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे या ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे, तो आप इसको डेविएशन अनाउंस कर दो। अगर तो TOC है तो कंट्रोल की डेविएशन, अगर TOD है तो मिस स्टेटमेंट हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में भी आपके पास कई बार ट्रू फॉल्स आ जाएगा। डेविएशन को वो रिलेट कर देंगे कंट्रोल से, तो वो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। तो सही है स्टेटमेंट है डिटेल से। TOC को मिस स्टेटमेंट से अगर वो करेंगे तो गलत है ना। तो ये कहना चाहता था, मैंने क्या बोल दिया था, कंट्रोल डेविएशन और कंट्रोल डेविएशन नहीं, TOC के केस में अगर वो बोल देंगे मिस स्टेटमेंट है तो गलत है। ठीक है, तो मिस स्टेटमेंट TOD के केस में होगी, कंट्रोल्स DOC के केस में। उसके बाद है प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट्स। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है और टॉपिक भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है ये। प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट मतलब मिस स्टेटमेंट्स आपको प्रोजेक्ट करनी है। प्रोजेक्ट समझते हो, मतलब एस्टिमेट लगाने। फॉर TOD, ऑडिटर शैल प्रोजेक्ट द मिस स्टेटमेंट फाउंड इन सैंपल। कह रहे हैं TOD के लिए मिस स्टेटमेंट प्रोजेक्ट करेंगे। ऊपर भी यही देखा था ना। अगर मैं यहाँ पे एक बार के लिए लिख देता हूँ ना, आपको भी याद रह जाएगा TOC के लिए क्या होता है और TOD के लिए क्या होता है। TOC के लिए होते हैं कंट्रोल्स एंड TOD के लिए क्या होते हैं, मिस स्टेटमेंट्स। तो कह रहे हैं फॉर TOD, ऑडिटर शैल प्रोजेक्ट द मिस स्टेटमेंट्स फाउंड इन द सैंपल। तो अगर मैं TOD लगा रहा हूँ तो मेरे को मिस स्टेटमेंट प्रोजेक्ट करनी है। ठीक है, तो मिस स्टेटमेंट तो होती है TOD में। पॉइंट नंबर 2, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द मिस स्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन टू ऑब्टेन अ ब्रॉड व्यू ऑफ द स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट, बट दिस प्रोजेक्शन may not be sufficient to determine an amount to be recorded। कह रहे हैं अगर आपने मिस स्टेटमेंट तो निकाल ली, प्रोजेक्ट कर दी, पर ये कोई ऐसी नहीं है कि जिसको आपने पक्का ही पक्का रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि आप तो प्रोजेक्ट कर रहे हो ना कि आपने पूरी मतलब सैम्पलिंग में करी है ना ये चीज। अगर तो आपकी पूरी की पूरी एक्चुअल में फाइंड आउट हो गई फिर तो ठीक है, अदरवाइज प्रोजेक्टिंग के केस में आप जरूरी नहीं है रिकॉर्ड करोगे। व्हेन अ मिस स्टेटमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज एन एनोमली, it may be excluded when projecting misstatement to the population। अब हमारे पास एनोमली का मीनिंग कल हमने छोड़ा था, तो एक बार के लिए मीनिंग में आ जाओ फर्स्ट पेज पे, तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा ना। देखते हैं किसका CA वाला दिमाग चलता है। खैर बहुत ज्यादा CA वाला दिमाग नहीं है, थोड़ा सा है, अगर समझ आ जाएगा। एनोमली का मीनिंग है अ मिस स्टेटमेंट या डेविएशन। ठीक है, या तो मिस स्टेटमेंट हो गई या डेविएशन। दैट इज डिमोन्स्ट्रेबली नॉट रिप्रेजेंटेटिव। डिमोन्स्ट्रेबली का मतलब यहाँ पे कोई ऐसे टेक्निकल मीनिंग नहीं है, डिक्शनरी मीनिंग है।
तो दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन इन अ पॉपुलेशन। अब खुद पढ़ो एक लाइन, देखो क्या आप इसको समझ सकते हो। तो शायद पूरी पॉपुलेशन में अगर हम एक चीज उठाएं तो वो पूरे पॉपुलेशन के मिसस्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं मिसस्टेटमेंट। कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट आई है जो कि पूरी पॉपुलेशन की मिसस्टेटमेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर सकती, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, जैसे आइटम से। थोड़ा सा और आगे बोलोगे? मुझे तो ऐसा लगा था शायद इसके आगे भी आप बोलोगे। ठीक है, कुछ और इसके आगे की, मतलब यहाँ तक ठीक है जितना हमने बोल दिया। ये अपने आप में 60-70% है। फिर जिसकी वजह से ऑडिट रिस्क आएगा और ये सैम्पलिंग रिस्क और राइज होगा। फिर से एक बार, अब मिसस्टेटमेंट एनोमली क्या है? एक मिसस्टेटमेंट या डेविएशन तो है विच इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट या डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन की मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो यानी क्या की मिसस्टेटमेंट होगी? पॉपुलेशन के अलावा, पॉपुलेशन तो आप सैम्पलिंग में लगा रहे हो ना, उसके अलावा और भी तो आइटम्स होंगी, या उसके अलावा और भी तो ऑडिट प्रोसीजर होगा। समझ लो टोटल में से मैं अगर एक बार के लिए ये मान लूँ आपको पूरी इतनी ऑडिट करनी है बॉक्स की, पॉपुलेशन का एरिया सिर्फ इतना है जिसके ऊपर आप सैम्पलिंग लगा रहे हो या पॉपुलेशन लगा रहे हो। सैम्पलिंग या पॉपुलेशन यही हो गया ना। समझ लो मेरे को सिर्फ अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ इस एरिया में मैं सैम्पलिंग लगा रहा हूँ। अब आप पढ़ के देखते हैं। अब मिस स्टेटमेंट एनोमली क्या है तो एक मिस स्टेटमेंट या डेविएशन ही है दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस स्टेटमेंट इन अ पॉपुलेशन। यानी कि वो मिस स्टेटमेंट बॉक्स की नहीं हो सकती, यहाँ की हो सकती है, किसी और चीज की हो सकती है, किसी और ऑडिट प्रोसीजर की हो सकती है, रिमेनिंग आइटम्स की हो सकती है, ऐसा कुछ। अब आ जाओ उसी टॉपिक पे। When a misstatement has been established as an anomaly, यानी कि अदर आइटम्स की मिसस्टेटमेंट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अदर आइटम्स की एमएमएस मिसस्टेटमेंट। एमएस अदर आइटम्स की एमएस वेयर अ मिसस्टेटमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। एक मिसस्टेटमेंट एस्टैब्लिश तो हो गई है, पता तो चल गई है गलती, एज एन एनोमली। एनोमली मतलब किसी और आइटम्स की, है ना, रिमेनिंग पार्ट की। इट मे बी एक्सक्लूडेड व्हेन प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट टू द पॉपुलेशन। आगे समझ में, क्योंकि जब वो है ही किसी और की आइटम रिमेनिंग की, तो पॉपुलेशन के टाइम पे उसको एक्सक्लूड करोगे, क्योंकि उसकी अगर आपने गलतियां निकालनी है या मिसस्टेटमेंट्स प्रोजेक्ट करनी है तो उसकी गलतियां प्रोजेक्ट करो, अदर वाली को छोड़ दो। However, the effect of any such misstatement, if uncorrected, ठीक है, कौन सी वाली? एनोमली वाली मिसस्टेटमेंट, जो अदर आइटम्स की मिसस्टेटमेंट मिली है, इफ अनकरेक्टेड स्टिल नीड्स टू बी कंसीडर इन एडिशन टू प्रोजेक्शन ऑफ नॉन एनोमलियस मिसस्टेटमेंट्स। कह रहे हैं अगर रिमेनिंग आइटम की गलती मिली, अब आप पॉपुलेशन वाली आइटम्स में आ गए मिसस्टेटमेंट ढूंढने, रिमेनिंग वाली गलतियों को आपको ठीक कर देना चाहिए था ना। इफ अनकरेक्टेड, अगर ठीक नहीं किया तो उस पॉपुलेशन में तो आप मिसस्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करोगे, साथ में इसको भी कंसीडर कर लेना आप, यानी कि सेफ साइड होगी। आया समझ में? सबसे पहले इन्होंने बोला मिसस्टेटमेंट कहां पे प्रोजेक्ट करनी है आपको? टीओडी के केस में प्रोजेक्ट करनी है किसी पॉपुलेशन में से। फिर कह रहे हैं अगर आपने एनोमली यानी कि अदर आइटम्स के ऊपर मिसस्टेटमेंट को प्रोजेक्ट कर लिया या एस्टेब्लिश हो गई या मिल गई, ठीक है, तो पहले तो वो कह रहे हैं उसको ठीक कर लेना। अगर नॉट करेक्टेड, अगर ठीक नहीं किया, तो फिर पॉपुलेशन की जो मिसस्टेटमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको भी कंसीडर कर लेना, यानी कि अगर उसमें गलती है तो उसको भी ठीक कर लेना। उसके बाद आ गया फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए अगर मैं आपको एक लाइन बोलूं, इन्होंने बोला है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए मिसस्टेटमेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट मत करना, ऐसे 330 आप कर चुके हो। फॉर टीओसी कंप्लाई ऐसे 330, दैट इज वहीं पर मिसस्टेटमेंट्स या डेविएशन निकाल लो। फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन इज नेसेसरी। सीधा ही बोल दिया, टीओसी के लिए यहां पे कोई भी प्रोजेक्शन जरूरी नहीं है। नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन
of deviation is necessary since the sample deviation rate is also projected deviation rate for the population as a whole. SA 330 provide the guidance where deviation from control upon which auditor. तो इसका क्रक्स ये निकल के आ रहा था कि TOC के लिए ना आप यहाँ पे डेविएशन प्रोजेक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि उसके लिए 330 बनाया हुआ है, वहीं पे देख लो। TOD के लिए आपको हमने यहाँ पे बता दिया 530 में क्या के लिए मिसस्टेटमेंट या डेविएशन फाउंड करनी है। TOC में आप क्या देख रहे थे? डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल। TOD में आप देख रहे थे मिसस्टेटमेंट। अब टॉपिक है मिसस्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये नहीं बोल दिया कि TOD के बारे में बताओ। तो इसलिए पूरा के पूरी 4 लाइनों में से 3 पॉइंट तो TOD के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिए। पहला क्या बोला? TOD के लिए मिसस्टेटमेंट प्रोजेक्ट कर लो। ये तो अब सारी चल रही थी टेक्निकल चीजें। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो ना, टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब याद है किसी को? टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब होता है डिटेल टेस्टिंग, यानी कि पूरी ऑडिट। सिंपल सा मतलब ये होता है। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होता है? मेनली पूरी ऑडिट। तो जब आप पूरी ऑडिट एक तरह से कर रहे हो टेस्ट ऑफ डिटेल, तो मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट कर लो कहाँ कहाँ पे गलतियां निकल सकती हैं। तो जो गलतियां निकल सकती हैं या तो रिमेनिंग आइटम पे या पॉपुलेशन में। रिमेनिंग आइटम में अगर आपने निकाल ली, पॉपुलेशन में मत फाइंड आउट करना। अगर अनकरेक्टेड है तो पॉपुलेशन में जब आप गलतियां एस्टिमेट कर रहे थे वहां पे भी कंसीडर कर लेना। फिर इन्होंने TOC के बारे में बोल दिया, कह रहे TOC में यहाँ पे डेविएशन नेसेसरी नहीं है फाइंड आउट करना। क्यों? क्योंकि ऐसे 330 आपको पूरी गाइडेंस दे देता है उसके बारे में, कंट्रोल के डेविएशंस, कंट्रोल में वीकनेसेस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स 330। उसके बाद इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। अब आपने ऑडिट सैंपलिंग कर दी, 100 में से 60 आइटम्स आपने चेक कर दी। तो सबसे पहला क्या है? ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द रिजल्ट, कि देखते हैं जो मैंने 60 आइटम चेक किया उसका रिजल्ट क्या है, सब ठीक है कि नहीं है। और देखेगा क्या मेरे को रीजनेबल बेसिस दे रहे हैं, क्या के लिए? कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है? हमने सैंपलिंग का रिजल्ट को इवैल्यूएट करना है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस, क्या के लिए? कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए मिल गया। सेकंड, अगर मुझे कोई एरर या मिसस्टेटमेंट मिली, अगर मुझे कोई गलती मिल जाती है सैंपलिंग में, यानी कि 60 आइटम्स में, तो मैं इन्वेस्टिगेट कर दूंगा फर्दर, वो वाली आइटम को डिटेल चेकिंग कर लूंगा। तीसरे में कह रहे हैं कि जब भी आप डेविएशन या मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, नीड टू कंसीडर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, यानी कि उसको अच्छे से देख लेना। अगर उसकी कोई वैल्यू भी बन रही है तो वो भी देख लेना, किसके साथ उसका इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी देख लेना। फोर्थ आपके पास है व्हाइल इवैल्यूएटिंग द मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर मे ऑब्जर्व दैट मैनी हैव अ कॉमन फीचर, फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, लोकेशन, प्रोडक्ट लाइन एटसेट्रा। ये कंबाइंड ही है। मैंने ना 4th और 5th पॉइंट में इसको इकट्ठा बना दिया था। ICA ने ये अलग अलग बना दिया, मैंने ICA ने इकट्ठा बनाया हुआ है। इन सच सर्कमस्टांसेस ऑडिटर मे डिसाइड टू आइडेंटिफाई ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन दैट पोजेस द कॉमन फीचर। कह रहे पॉपुलेशन में से कोई एक ऐसी आइटम उठा लो, अगर तो वो कॉमन है तो एक ही बार चेक कर लो, याद रह जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज इतना याद रख लेना कि ये वाला शब्द मत भूलना इस पॉइंट में, ये वाला कॉमन फीचर वाला। In such circumstances, auditor may decide to identify all items in a population that possess the common feature, और फिर उसी आइटम के ऊपर सेम ऑडिट प्रोसीजर लगा दो। कहने का मतलब बार बार नहीं लगाना। और उसके बाद है सच डेविएशन, और उसके बाद कह रहे हैं कि जो डेविएशन निकल के आई है ना, वो मिस्ड इंटेंशनल भी हो सकते हैं, जिससे फ्रॉड के चांसेस निकल सकते हैं। ठीक है। इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट, बड़े कम चांसेस होते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट, प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट, क्योंकि पूछने के लिए और काफ़ी चीज़ें थी। तो सबसे पहला क्या है? जब आपने रिजल्ट इवैल्यूएट करनी है, पहला रिजल्ट इवैल्यूएट कर लो, रीजनेबल एश्योरेंस आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कंक्लूजन के लिए वो देख लो। अगर कोई मिसस्टेटमेंट या एरर मिल जाती है तो इन्वेस्टिगेट फर्दर। उसके बाद क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी कंसीडर करो, कॉमन फीचर है उसके ऊपर सेम ऑडिट प्रोसीजर लगा दो, और उसके बाद इंटेंशनल हो सकती है मिसस्टेटमेंट्स। एक बार बोलोगे 6 फिर से। टॉपिक क्या है? स्टैंडर्ड का नंबर कौन सा चल रहा है? 530 का नियम क्या होता है? ऑडिट सैंपलिंग, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैंपलिंग, पॉइंट नंबर 1 उसका रिजल्ट इवैल्यूएट करो। पॉइंट नंबर 2 रीजनेबल बेसिस, ताकि कंक्लूजन के लिए। पॉइंट नंबर 2 अगर कोई एरर या मिसस्टेटमेंट निकल जाती है तो इन्वेस्टिगेट करो फर्दर। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कंसीडर करो, कॉमन फीचर्स वाला पॉइंट। और उसके बाद इंटेंशनल भी हो सकते हैं तो वो फ्रॉड का इंडिकेटिव होगा। चलो आगे, नेचर एंड कोर्स ऑफ डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट। वैसे तो देखा जाए ये पॉइंट पहले होना चाहिए था कि जो आपको डेविएशन निकल के आई उसकी नेचर क्या है। ठीक है। ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो मेरे को डेविएशन
समझते हो ना क्या है डिफरेंस निकल के आया। आपको लग रहा था आंसर आएगा ए लेकिन आंसर आ गया बी। आपको लग रहा था फ्रॉड हो सकते हैं 10 से 1000 के, लेकिन फ्रॉड निकल के आए 10 लाख के। ठीक है, आपने इनपुट जीएसटी को क्या करना होता है पता है आपको, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। अनुज तो वही बोल रहे थे जो पीछे से आवाज आ जाती है। इनपुट जीएसटी को डेबिट किया जाता है, क्रेडिट है में जबरदस्ती क्रेडिट करी जाओ। आईटीसी की बात कर रहे हाँ। हो? वो एसेट बनती है आपकी। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये करते हो। और यहाँ पे इनपुट जीएसटी को कोमल अकाउंटेंट थी, सीए कोमल थी उस कंपनी की, तो बोल के कि तरुण सर से पढ़ा था हमने जीएसटी भी, लगाओ इनपुट जीएसटी को क्रेडिट। मैं करने गया फिर ऑडिट, मैं सोच रहा हूँ ये मैं कब पढ़ा गया इनपुट जीएसटी को क्रेडिट। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, डेविएशंस है। आपकी एंट्री गलत हो गई, अमाउंट गलत हो गई, सिग्नेचर अथॉरिटी गलत है, तो इन्वेस्टिगेट करोगे और नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन देखोगे कि क्या की गलती है वो। इन द एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस व्हेन द ऑडिटर कंसीडर अ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन डिस्कवर्ड इन अ सैंपल टू बी एनोमली, यानी कि अदर रिमेनिंग आइटम की गलती है ये, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट सच मिसस्टेटमेंट और डेविएशन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। क्योंकि अगर एनोमली है तो आप यही चेक करोगे वो पॉपुलेशन की गलती ना हो, वो रिमेनिंग आइटम की गलती हो, क्योंकि एनोमली का तो मतलब ही वही है ना, रिमेनिंग वाली मिसस्टेटमेंट्स। और तीसरा है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, लगा के देख लेना अगर कुछ भी नहीं हो रहा। तो पहले क्या करना है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है क्या कि नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन, कि वो डिफरेंस की गलती है क्या और उसके कॉजेस क्यों हैं। दूसरा, एनोमली है तो पॉपुलेशन की मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक बोल रहा हूं मैं? अगर वो एनोमली है यानी कि मिसस्टेटमेंट इन एनोमली है तो वो पॉपुलेशन की नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, अगर और कुछ नहीं होता तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा लो। सैंपल सिलेक्शन मेथड हमारा कल हो गया था। रैंडम सिलेक्शन में आपके पास था इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे आप रैंडम नंबर टेबल्स को और जनरेटर को यूज कर रहे थे। ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी हो गया था, मॉनिटरी हैप्पैजार्ड ब्लॉक। ओके, फॉलोइंग और अडॉप्टिंग द स्टैंडर्ड बाय ऑडिटर इन सैम्पलिंग। कह रहे हैं जब आप सैम्पलिंग करने लगे हो, ये नए टॉपिक आए थे आरटीपी में ना, ये आरटीपी का क्वेश्चन है, देखो आरटीपी 2019 का, बिल्कुल ही लेटेस्ट। और जो आपको मैं कल बुक दूंगा उसमें तो मई आरटीपी के भी क्वेश्चन कवर अप है। तो यानी कि जो आपको आरटीपी में कोई एक आध क्वेश्चन स्किप हो जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वाले पार्ट में तो मई 20 आरटीपी के क्वेश्चंस भी आपको साथ में मिल जाएंगे। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। फॉलोइंग और अडॉप्टिंग द स्टैंडर्ड, टॉपिक समझ में आ गया? सैम्पलिंग कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं। एक तो 530 फॉलो करना ही है, बाकियों के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन, ये सीखा हुआ हमने। दूसरा शब्द कौन सा होता था? ट्रू एंड करेक्ट व्यू, वो नहीं चाहिए हमें, ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस ले रहे होते हो। फॉर दिस पर्पस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, सर्कल एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग को लिखो, दैट इज सैम्पलिंग, दैट इज सैम्पलिंग, कि आपको कितना चेक करना है, कितना चेक करना है मतलब कि सैम्पलिंग। थर्ड आपके पास है इट इज ऑल्सो नॉट ऑब्लिगेटरी दैट द ऑडिटर मस्ट अडॉप्ट, कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि सैम्पलिंग टेक्निक ही फॉलो करो, आप अपनी जजमेंट लगा लो। द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग टू बी अंडरटेकन इज प्राइमरली अ मैटर ऑफ जजमेंट, आ गया, सर्कल करो मैटर ऑफ जजमेंट। देयर इज नथिंग स्टैट्यूटरली स्टेटेड एनीवेयर which specifies what work to be done, how it is to be done and to what extent it is to be done. क्लियर है? पहला पॉइंट में इन्होंने बोला ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर ओपिनियन दो, तो आपको सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। एक्सटेंट ऑफ चेकिंग आपने कितनी करनी है उसके ऊपर डिसीजन ले लो। उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक जरूरी नहीं है कि आप लगाओ ही लगाओ, जजमेंट भी लगा सकते हो, जजमेंट से आपको पता चल जाएगा क्या चेक करना है क्या नहीं, कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कहीं पे नहीं दी हुई कि ऐसे ऐसे चेक करो। टू एंश्योर द गुड एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, auditor should adopt standards and techniques that can lead him to informed professional opinion। तो कह रहे हैं अडॉप्ट कर लेना स्टैंडर्ड्स जिससे आप अपना ओपिनियन अच्छा दे सको, प्रोफेशनल ओपिनियन दे सको। On a consideration of this fact, it can be said that it is in the interest of auditor that if he decide to form his opinion on the basis of part checking, underline कर देना इसको, on the basis of part checking,
ही शुड अडॉप्ट स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निक्स विच आर वाइडली फॉलोड एंड विच आर रिकॉग्नाइज्ड बेसिस। अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, किसके ऊपर ओपिनियन दे रहे हो? ऑन पार्ट चेकिंग, मतलब कि आपने सैम्पलिंग के बेस में मैं बोल सकता हूँ, उसके ऊपर ओपिनियन दे रहे हो, तो कह रहे हैं अपने स्टैंडर्ड्स फिर सारे फॉलो करके रखना, जैसे कि ऐसे 530 फॉलो कर लेना, या जो भी लिंक्ड स्टैंडर्ड्स होंगे और जो रिकॉग्नाइज्ड बेसिस पे होंगे, मतलब बाकी भी उसको मानते होंगे। जैसे आप रिपोर्ट किसको देते हैं? सीजी को दे देते हैं, आरओसी को दे देते हैं, इनकम टैक्स को, तो उनको भी पता है कि हाँ छोटी छोटी आइटम्स अगर इग्नोर करी तो चलेंगे। सिंस स्टैटिस्टिकल थ्योरी इज साइंटिफिक लॉ, यही होता था ना स्टैटिस्टिकल थ्योरी में, प्रोबेबिलिटी आप यूज कर रहे होते थे। इट कैन बी रिलाइड अपॉन टू ग्रेटर एक्सटेंट देन एनी आर्बिट्रेरी टेक्निक, तो कह रहे हैं उसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो स्टैटिस्टिकल थ्योरी के ऊपर। तो पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर आपने देना है। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कितनी करनी है वो डिसाइड करो। तीसरा, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि कोई सैम्पलिंग टेक्निक फॉलो करो, जजमेंट के ऊपर डिपेंड है। स्टैंडर्ड फॉलो कर लो और प्रोफेशनल ओपिनियन देने के लिए अगर पार्ट चेकिंग के ऊपर दे रहे हो फिर भी स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लो, और स्टैटिस्टिकल थ्योरी को आप मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो रेदर देन एनी कंस्ट्रक्टिव टेक्निक। क्वेश्चन देखना आरटीपी का, द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, पहला तो यही शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्कल करो इसको, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग को। अब यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में डाला है ये टॉपिक इस वजह से, या तो चैप्टर के स्टार्टिंग वाली चीजों के ऊपर बड़ा जल्दी फोकस आता है हमारा, या लास्ट वाली के ऊपर, है ना। एक्सटेंट ऑफ चेकिंग टू बी अंडरटेकन इज प्राइमरली अ मैटर ऑफ जजमेंट of the auditor. It is in the interest of auditor. He decide to form his opinion on the basis of part checking. Circle करो on the basis of part checking. यानी कि देखा जाए तो बीच के ही तो पार्ट से अभी भी आंसर में पढ़ के आए ना, he should adopt the standard and technique. सर्कल करो adopt standard and technique, हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से मैं देखता हूँ कि क्या मेरे को फॉलो करने हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर ओपिनियन देना है। दूसरा मेरे को देखना है, डिसाइड करनी है एक्सटेंट ऑफ चेकिंग। तीसरे में मेरे को देखना है सैम्पलिंग टेक्निक, जरूरी नहीं है कि मैं लगाऊं। फोर्थ में मैटर ऑफ जजमेंट है कि आइटम चेक करनी है क्या छोड़नी है। पांचवे में प्रोफेशनल ओपिनियन देना है तो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिक्स में पार्ट चेकिंग के बेस के ऊपर आप दे रहे हो तो स्टैंडर्ड फॉलो करो तो जो रिकॉग्नाइज्ड हो। और लास्ट में आपके पास है स्टैटिस्टिकल थ्योरी को आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आरटीपी। अब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर आप आंसर पढ़ेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके आरटीपी के थे, पिछले आरटीपी के। देयर इज ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट ट्रेडिशनल अप्रोच, ये तो भी अपने पढ़ा ही नहीं है ना, कोई ट्रेडिशनल अप्रोच तो अपने आज पढ़े ही नहीं, अभी पढ़ेंगे। टू ऑडिट इज इकोनॉमिकली वेस्टफुल बिकॉज ऑल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टू चेक ऑल ट्रांजेक्शन विदाउट एक्सेप्शन। यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं हिंट नहीं दे रहे कि यूज द सैम्पलिंग। देखना क्वेश्चन पढ़ के, ये आपको हिंट दे रहे हैं यूज सैम्पलिंग। बस वही दिया हुआ है, बड़ा ही आसान है। देयर इज ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच को आप मानोगे फुल ऑडिट, हाँ नैरेटिव वाली आप बोल सकते हो, फुल ऑडिट या फिर अगर टेक्निकली बोले नैरेटिव। कोमल ने ऑडिट में पहला सही जवाब दिया पिछले 2 महीनों में। टू ऑडिट इज इकोनॉमिकली वेस्टफुल बिकॉज ऑल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टू चेक द ऑल ट्रांजेक्शन। पहला तो मीनिंग हो गया। दूसरा, ट्रेडिशनल अप्रोच होती क्या है, मोर एम्फेसिस पुट ऑन रूटीन चेकिंग। यहाँ पे आप क्या करते हो ट्रेडिशनल अप्रोच में, रूटीन चेकिंग, यानी कि डे टू डे करते रहो यार, विच ऑफन इज नॉट नेसेसरी, खुद ही बोल दिया, कंसीडरिंग द टाइम या कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट। कौन दिहाड़ी खराब करे। अभी तक आपको ना ये चीजें, अगर मैं आपको सच बात बताऊं, अभी तक आप इन चीजों को ना उतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे जितना सीए बनने के बाद समझ पाओगे। बताओ ऐसा क्यों? प्रैक्टिकली। और सबसे घिसा पिटा आंसर, या सबसे मैं क्या कहूँ लालची आंसर, पैसे। सबसे बड़ी बात है पैसे। अब मैं भी अगर समझ लो आप लोगों का टेस्ट है 2 घंटे का, अगर मैं आप लोगों के टेस्ट के ऊपर नजर मारने के लिए 2 घंटे बैठा रहूं तो मेरी तो दिहाड़ी खराब है। मुझे पता है कि मैं छोटे वाले रूम में जाके, दूसरी क्लासरूम में जाके, ऑफिस में बैठ के 2 घंटे में मेरे और भी बड़े नोट्स हैं, और भी बड़े काम होते हैं, मैं वो कर सकता हूँ, उससे पैसे आ सकते हैं। तो जब आप लोग सीए बन जाओगे ना तब आपको पता चलेगा यार 1 घंटा पागल है क्या,
कोई वेस्ट नहीं करना। जॉब वाले बंदे जल्दी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए टाइम शिफ्ट पूरा का पूरा रहता है, 9:30 से 6:30 है तो वही टाइम है, उसके बाद टाइम अपना। अब जैसे कल मैं अपने फ्रेंड के घर गया था, वो बेचारा अभी फेल हुआ है, मतलब उसका बड़ा दुख है मुझे, हो ही नहीं रहा, पास ही नहीं हो रहा। लेकिन उस बंदे को अगर मैं आपसे मिलवाऊं, वो मतलब मैं सीए हूं, मेरे को 2 साल हो गए हैं, वो मुझसे भी ज्यादा मोटिवेटेड है। कहता कब तक हराएगा यार आईसी, कल रात को भी यही बोल रहा था, आज सुबह भी यही बोल रहा था, कहता कब तक हराएगा, लड़ाई चल रही है, कहता मजा आ रहा है, कहता कुछ ना कुछ निकल रहा है ना, कहता मजा आ रहा है यार, कोई बात नहीं। कई बार बंदा हरासमेंट तो हो ही जाती है, पर फिर भी जिस हिसाब से वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है ना, मतलब मैं बड़ा फैन हूँ उसका। हर किसी के होती नहीं है ये चीज ना, नहीं तो बंदा कहता है अब 4 अटेम्प्ट तो मुझे हो गए, मेरे बाद मतलब 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, और मैं और वो इकट्ठे फाइनल्स कर रहे थे। तो अब वहां पे वही वो बात कर रहे थे जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ। रात को मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में ले गया मुझे, चल क्रिकेट खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं, खेलना शुरू कर दिया। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई यार नहीं चलना, अभी काम बड़ा पेंडिंग है। कहता मतलब तू रात को 9 बजे अभी तू मेरे पास पहुंचा है, 9-9:30 बजे ऑफिस से ही आया है, अभी भी काम पेंडिंग है। मैंने कहा बस डिनर का टाइम मिलता है, उसके बाद फिर से हमने 1-1.5 घंटा काम करना होता है, और फिर लैपटॉप बंद करते हैं, फिर सोते हैं। तो ये रूटीन चल रही है। इतनी रूटीन तो सीए फाइनल में भी नहीं थी, लेकिन वो मस्त था। क्यों? क्योंकि वो जॉब कर रहा है। कहता है यार आपका 7 बजे या 6:30 बजे आ जाते हैं, उसके बाद या तो पढ़ना है या खेलना है। तो कहता आप तो रोज मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं, इवन हम घर आ गए और उसके बाद स्टेडियम की लाइट बंद करना भूल गए थे, वो हमें बोल गए थे कि आप कर देना, तो वापस हो गया। मैं क्या इतना कितना बिल है यार, तू लाइटें बंद करने जा रहा है। 1 किलोमीटर मतलब थोड़ा दूर था फ्लैट। पर बात वही है, जहां जहां आपकी कॉस्ट कठिन कहाँ पे होगी, जब आपका अपना काम होएगा और जब पैसों की बात दिख रही होगी ना, आप कहोगे यार 2 घंटे मतलब बड़ा जरूरी टाइम है। अब भी सिर्फ आप इस एंगल से समझ सकते हो, 2 घंटे में एक आपकी क्लास हो जाती होती है ना, बैकअप लगाने है या पढ़ने है। लेकिन सबसे ज्यादा आप समझोगे जब आपके पास पता है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीधा सीधा पैसों को लेके, भाई पैसे आने चाहिए, 2 घंटे ठीक है। इन रूटीन चेकिंग ऑडिटर कंसीडर द डिटेल चेकिंग। तो कह रहे हैं आप रूटीन चेकिंग पे डिपेंड मत हो। जो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, रूटीन चेकिंग इन्वॉल्व होती थी, तो उस पर क्या होता था, डिटेल चेकिंग करते थे एंड वाउचिंग ऑल एंट्रीज, 100 रुपए की, 50 रुपए की, 1 लाख की, 1.5 लाख की सारी एंट्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता चला गया। फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू विच the possibility of routine efforts and fraud have greatly diminished, and auditor often find extensive routine checking as nothing more than a ritual because rarely reveals anything material। तो जब पता है कि अब इंटरनल ऑडिट भी होती रहती है, इंटरनल ऑडिट होते होते आधे गपले तो वैसे ही मिल जाते हैं, तो जब स्टैट ऑडिटर आता है, मेन ऑडिटर आता है, तो उसको कुछ ज्यादा मिलता ही नहीं। रिस्क बेस्ड अप्रोच, नाउ डेज रिस्क बेस्ड कौन सी अप्रोच होगी, सैम्पलिंग के नॉन सैम्पलिंग? सैम्पलिंग has undergone considerable changes and extent of checking are undergoing। कह रहे हैं वो undergoing है on a progressive change in the favor of more attention towards the question of principles and controls with a curtailment or non consequential routine checking। अब curtailment की हिंदी क्या होगी? मतलब अगर मैं कहूँ अब मिक्सअप चेकिंग करते हो, या अगर मैं हिंदी में बोलूँ, हाँ जी, रिडक्शन बोल लो, या फिर होता है ना छांट कर, मतलब वही सैम्पलिंग के सिनोनिम्स दिए हुए हैं। तो कह रहे हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच है नाउअडेज, तो आप सारी चेकिंग को छोड़ो, जहां जहां पे आपको ज्यादा डाउट लगता है सैम्पलिंग लगा के जल्दी खत्म करो। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। अब इसके बाद ना एक आध क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, या खुद पढ़ लेना। ये क्वेश्चन ना मतलब मिक्स उठा के दिया गया है पूरे टॉपिक का। हम कर रहे हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स, फिर हम करेंगे रिवीजन, फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स में आंसर्स हम हाइड करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स रेफर टू एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच सैंपल इज सिलेक्टेड एंड अबाउट विच द ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन। तो पॉपुलेशन का मतलब यूनिवर्स नहीं होगा, ऑडिट में नहीं होगा। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। तो कह रहे हैं इसको आप पॉपुलेशन बोलेंगे, ना कि यूनिवर्स। क्वेश्चन बनाने वाले की यूनिवर्स, वाह। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल कौन सी होती थी, साइंटिफिक कि लेस साइंटिफिक? जहाँ पे ह्यूमन जजमेंट्स वगैरह वाले पॉइंट्स आए थे।
नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज एन अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज अ रैंडम सिलेक्शन of sample items and use of probability theory to evaluate the sample result including measurement of sampling risk characteristics. यहाँ पे क्या है correct? एक सेकंड देखते हैं. नॉन स्टैटिक डज नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम. तो हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पे करेक्ट, तो यानी कि अपना आंसर ही इनकरेक्ट है ना, तो इसको ठीक कर लेना. अनुज इसको एरर लिख ले, तो इसको आप लिख दो इनकरेक्ट. अच्छा लगा मुझे, कम से कम आप आंसर को देख के मतलब बदले नहीं. ऐसी अप्रोच लेके आओ अपने अंदर कि जहाँ पे ठीक हो ना, और ठीक ही होना चाहिए. मतलब अड़े रहना, कई बार ये नहीं है कि हमेशा ही ठीक होएगा. हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा बीच में वर्ड निकल के आ जाता जिसकी वजह से वो करेक्ट ही होता. मतलब अगर आपने अपने इरादों पे अड़े रहना है तो पहले क्वेरी को ढंग से सोल्व करना, मतलब क्वेश्चन को समझ लेना. क्वेश्चन नंबर 3, सैंपल नीड नॉट टू बी रिप्रेजेंटेटिव. ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि आप पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही तो कर रहे होते थे. याद है सैम्पलिंग के मीनिंग में कि वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए टू द एंटायर पॉपुलेशन. तो इन्होंने बोला सैंपल नीड नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव. ये तो गलत है, क्योंकि अगर देखो 5 में से 5 चेक कर रहे हो फिर सैम्पलिंग ही नहीं लगी है ना. 5 में से 2 चेक कर रहे हो, 2 के बेस पे आपने 5 का रिजल्ट दे दिया. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन याद है, ग्रुपिंग वाली चीज होती थी ना, डिवाइड कर देते थे. इज टू इंक्रीज द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स which within each stratum and therefore allow the sample size to reduce without increasing the sample risk. तीसरा पॉइंट आ रहा था यहाँ पे आपके पास स्ट्रेटिफिकेशन में. कह रहे हैं अगर आप स्ट्रेटिफिकेशन अगर आप बढ़ाते थे वो इंक्रीज नहीं करता था. स्ट्रेटिफिकेशन में अगर आप दूसरा तीसरा पॉइंट देखोगे ना पीछे, था थर्ड या कुछ पॉइंट, डज नॉट इंक्रीज द सैंपल साइज या एरिया. तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है. अच्छा, मतलब मतलब एक थर्ड पॉइंट आ रहा था किसी टॉपिक में जहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, हम अभी रिवाइज ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि इंक्रीज करना है वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम इन ईच ग्रुप, बट हमारा तो था कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होने चाहिए ना. तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया. इसका आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो मतलब ठीक है, समझ में आ गया. तो ग्रुप नहीं बन पाएगा. इसको आप डाल देना डेंजर का साइन. डेंजर का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि प्योर थ्योरी टाइप का है. क्वेश्चन नंबर 5, while auditing the accounts of company it is obligatory that auditor must adopt. अभी आप पढ़ के आए हैं नॉट ऑब्लिगेटरी, तो इनकरेक्ट. क्लस्टर सैम्पलिंग, इसको लिख देना एज इट इज, रीड करना है आपको क्योंकि कई क्वेश्चन जैसे आप देखते हैं ना ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं. क्लस्टर सैम्पलिंग इज लेस इफेक्टिव देन रैंडम सैम्पलिंग. कह रहे हैं करेक्ट. क्लस्टर सैम्पलिंग ईच आइटम विद इन अ पॉपुलेशन इज नॉट सिलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस, हेंस इट मे बी बाइस्ड. तो बस इसको एज इट इज याद रख लेना. Method which involves dividing the population into group is known as block sampling. Stratification होती थी ना, तो यहाँ पे incorrect. Stratified sampling involve dividing the whole population to be tested in a few separate groups called strata. यहाँ तक तो ठीक है, and taking a sample from each of them. Correct. बाकी आपके लिए होमवर्क है और कुछ 4-5 MCQs भी होंगे, ये भी आप लोग कर लेना. ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है और अब हम करेंगे इसकी रिवीजन पूरे की.